नहीं रहे नेताजी। भारतीय राजनीति के प्रमुख एक अध्याय का अंत हो चुका है। अपनी समाजवादी विचारधारा के लिए हमेशा याद रखे जाने वाले नेताजी का निधन हो गया है। नेताजी कई वर्षों से बीमार चल रहे थे। पिछले दिनों से मेदांता में एडमिट थे। एक अक्टूबर को तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने के बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। तब से नेताजी वेंटिलेटर पर थे। पहले कई बार वो मेदांता में एडमिट हुए, पर हर बार वो मौत को मात देकर वापस आ जाते। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मुलायम की तबीयत की जानकारी मिलते ही भाई शिवपाल, लखनऊ से अखिलेश यादव और बहू डिंपल यादव, साथी प्रतीक यादव और अपर्णा यादव गुरुग्राम मेदांता पहुंचे और पिछले सप्ताह भर से मेदांता में ही मौजूद थे। उनकी सलामती के लिए सैफई के साथ पूरे प्रदेश में हवन पूजन का कार्यक्रम रखा गया था। एक दिन तो तय होता है एक मनहूस खबर के आने के लिए, और वो आई। अपने साथ भारतीय राजनीति का एक अध्याय समाप्त कर गई। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भारतीय राजनीति में कई बातों के लिए याद रखे जाएंगे कि कैसे एक व्यक्ति ने एक विचारधारा को एक पार्टी का रूप दिया और इस पार्टी को इस कदर मजबूत किया। उन्होंने यूपी में अच्छे अच्छे राष्ट्रीय दलों को मात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत देश की कई हस्तियों ने उनके स्वस्थ होने की कामना की थी। मुलायम सिंह यादव जिस जैन इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, वहीं पर सहायक अध्यापक के तौर पर पढ़ाने भी लगे। यानी पहलवानी के साथ साथ मुलायम सिंह मास्टरी भी करने लगे। उस दौर में 120 रुपए वेतन मिलता था। करीब 11 साल बाद 1974 में वो उसी जैन इंटर कॉलेज में राजनीति शास्त्र के प्रवक्ता के तौर पर नियुक्त हुए। लेकिन राजनीति की दुनिया ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। लिहाजा उन्हें बच्चों को पढ़ाना छोड़ना पड़ा। 1984 में मुलायम सिंह ने मास्टरी छोड़ दी और त्यागपत्र देकर पूरी तरह राजनीति में रम गए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और राजनारायण जैसे समाजवादी विचारधारा की छत्र छाया में सियासी एबीसीडी सीखने वाले मुलायम 28 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने। उनके विधायक बनने की खबर उस वक्त सुर्खियों में थी, क्योंकि परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। 1967 में वो पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर इटावा की जसवंत नगर सीट से विजयी हुए। जब तक किसान नहीं संपन्न होगा, देश संपन्न नहीं हो सकता। और मैंने यहाँ नहीं कहा है, लोकसभा में कई उदाहरण हमने दिए यही सवाल पर। तो आप विश्वास रखिए, सबसे ज़्यादा अगर बधाई किसी ने दी थी तो बीजेपी के पार्लियामेंट के मेंबर ने।
साल 1977 मुलायम के जीवन में बड़ी तारीख है। तब तक वो तीसरी बार विधायक बन चुके थे। उसी समय केंद्र से लेकर यूपी तक कांग्रेस का सियासी गणित गड़बड़ाया और यूपी में जनता पार्टी की सरकार बनी। मुलायम सिंह को पहली बार मंत्री पद मिला। जनता पार्टी की सरकार के मुखिया और मुख्यमंत्री राम नरेश यादव की नजर मुलायम सिंह यादव पर गई। उन्होंने अपनी सरकार में उन्हें सहकारिता और पशुपालन मंत्री बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलायम सिंह को उस दौरान कांग्रेस के नेता गंभीरता से नहीं लेते थे। यहां तक कि उनके कुछ साथी भी इशारों में कहते थे कि बचपन से जो काम करते आए हैं मंत्रालय भी वैसा ही मिला। लेकिन मुलायम सिंह यादव को इन तानों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने कामकाज के अंदाज और जमीनी सियासत के दांवपेच से अपनी राजनीतिक शख्सियत को एक बड़े नेता के आकार में ढालने के लिए जी तोड़ मेहनत करते रहे। तानों को अपनी ताकत बनाने का हुनर मुलायम ने ऐसा सीखा कि सहकारिता मंत्री रहते हुए कई बड़े बदलाव करके सबको चौंका दिया। कोऑपरेटिव कमेटी के लिए उन्होंने रास्ता साफ किया, जिसके बाद पंचायतों में और खास तौर पर जिलों में मजबूत सहकारिता सियासत का उदय हुआ। यूपी में मुलायम के सहकारिता मंत्री बनने के बाद वो कांग्रेस समेत उस दौर के सभी राजनीतिक दलों में खांटी और मंझे हुए नेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे। 1980 के आखिर में उत्तर प्रदेश में वो लोकदल के अध्यक्ष बने, जो बाद में जनता दल का हिस्सा बन गया। इसके 4 साल बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने यूपी से लेकर दिल्ली तक सबकी धड़कनें बढ़ा दी। 4 मार्च 1984 मुलायम सिंह यादव इटावा के दौरे पर गए थे। उसी दिन शाम को करीब 5 बजे एक रैली को संबोधित करने के बाद वो अपने दोस्त से मिलने महीखेड़ा गांव पहुंचे। वहां से रात करीब 9:30 बजे वो मैनपुरी के लिए रवाना हुए। कुछ ही दूर चलने के बाद अचानक मुलायम की गाड़ियों पर गोलियों की बौछार होने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये लुटेरों का हमला है या राजनीतिक दुश्मनों का। करीब आधे घंटे गोलियां चलती रही। मुलायम सिंह के ड्राइवर ने देखा कि उनकी गाड़ी के आगे चल रहे बाइक सवार कुछ लोग गिर गए और उनकी गाड़ी में भी आग लग गई है। अब सुरक्षा कर्मी समझ चुके थे कि हमलावरों का निशाना मुलायम है। उन्होंने भी जवाबी गोलीबारी शुरू की। लोग चिल्लाने लगे कि नेताजी मारे गए, नेताजी मारे गए। उस दिन जब हमला हुआ तो सुरक्षा कर्मियों ने ऐसा ही किया। ऐसे में हमलावरों को लगा कि मुलायम सिंह यादव सच में मारे गए और वो घटना स्थल से भाग गए। इस हमले में एक शख्स की जान चली गई। मुलायम पर हुए इस हमले के बाद सियासी घमासान मच गया। कभी इस बात से पर्दा नहीं उठा कि आखिर इतना बड़ा हमला किसने कराया और क्यों। लेकिन मुलायम सिंह ने इस हमले के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि इस हमले के बाद मुलायम और उनके साथ रहने वाले सुरक्षाकर्मी और करीबी लोग काफी सतर्क रहने लगे। लोकदल का एक बड़ा चेहरा बन चुके मुलायम सिंह ने 1979 में यूपी समेत देश की राजनीति में अपना सबसे बड़ा दांव चला। जिसमें मुलायम सिंह को अपने अस्तित्व की रक्षा करनी पड़ी। कांग्रेस के एक नेता थे जो इनकी हत्या करवाना चाहते थे और मुझे याद है कि वे मुलायम सिंह बार बार दौड़ करके दिल्ली आते थे, मीडिया के लोगों से बात करते थे और मीडिया के माध्यम से वह लोगों को बताते थे कि मेरी हत्या की योजना कांग्रेस के ही एक नेता जो यहाँ पर दिल्ली में इंदिरा गांधी की सरकार में बहुत प्रतिष्ठित थे, वो चला रहे थे। अखाड़ा चाहे पहलवानी का हो,
या राजनीति का, मुलायम सिंह यादव विरोधियों को चारों खाने चित करने में माहिर रहे। कांग्रेस के खिलाफ वीपी सिंह के नेतृत्व में जब जनता दल का गठन हुआ तो 1979 में यूपी में विधानसभा चुनाव हुए। उस समय वो जनता दल सरकार के मुख्यमंत्री बने। नवंबर 1990 में केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद मुलायम सिंह चंद्रशेखर की समाजवादी जनता पार्टी में शामिल हो गए और कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। यानी केंद्र में भले ही वीपी सिंह की सरकार गिर गई, लेकिन मुलायम ने कांग्रेस का समर्थन हासिल कर लिया। 1989 में जनता दल को यूपी विधानसभा चुनाव में बहुमत मिला। मुलायम सिंह यादव जनता दल के नेता के तौर पर 1989 में पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। नवंबर 1990 में केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिर गई। यूपी में मुलायम सरकार पर भी खतरा मंडराने लगा। उन्होंने फौरन जनता दल का साथ छोड़ दिया और चंद्रशेखर की समाजवादी जनता दल में शामिल हो गए। कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर पीएम बन गए और मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन अप्रैल 1991 में कांग्रेस ने चंद्रशेखर और मुलायम दोनों से समर्थन वापस ले लिया। मुलायम सरकार गिर गई। मुलायम सिंह की पार्टी हारी। बीजेपी उत्तर प्रदेश में पहली बार सत्ता में आई। 1987 में चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद लोकदल में मुलायम का कद बढ़ना शुरू हुआ। उस वक्त चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह और मुलायम के बीच पार्टी के उत्तराधिकार को लेकर शीत युद्ध शुरू हो गया। अजीत सिंह उस दौरान राज्यसभा के सदस्य थे। उन्होंने लोकदल के नेताओं को इकट्ठा किया। 1991 में मुलायम सरकार गिरने के बाद अजीत सिंह ने पार्टी के नेताओं से कहा कि वो मुलायम सिंह को नेता प्रतिपक्ष के पद से बेदखल करें। मुलायम को अजीत सिंह के इरादों की भनक लग गई। आखिरकार अजीत सिंह ने मुलायम को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटवा दिया। कुछ साल बाद मुलायम सिंह ने अपनी अलग पार्टी बनाने का फैसला किया। 1992 में उन्होंने लखनऊ में अपनी पार्टी की नींव रखी और नाम रखा समाजवादी पार्टी। 4 अक्टूबर 1992 को लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाने की घोषणा की। उस वक्त मुलायम के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उनकी पार्टी का कोई जनाधार यानी अपना वोट बैंक नहीं था। दिसंबर 1992 में यूपी की कल्याण सिंह सरकार गिर गई। नवंबर 1993 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने थे। बतौर समाजवादी पार्टी के मुखिया ये मुलायम और उनकी पार्टी सपा के लिए सबसे बड़ी कसौटी थी। बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए मुलायम सिंह ने चुनावी अखाड़े में अकेले उतरने के बजाय बहुजन समाज पार्टी से हाथ मिला लिया। ये वो दांव था जिसका बीजेपी समेत किसी के पास कोई तोड़ नहीं था। समाजवादी पार्टी को 109 सीटें मिली और बहुजन समाज पार्टी को 67 सीटें। हालांकि बीजेपी को सबसे ज्यादा 177 सीटें मिली थी, लेकिन सपा और बसपा ने जोड़ तोड़ से सरकार बना ली। ये यूपी की सियासत में मुलायम सिंह यादव की ऐसी सोशल इंजीनियरिंग थी जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। मुलायम सिंह यादव की 1 साल से भी कम उम्र वाली पार्टी सत्ता में आ गई और वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। सियासत का दौर आगे बढ़ने लगा। मुलायम का कद भी बढ़ा। यूपी की सियासत में मीराबाई गेस्ट हाउस कांड को नहीं भुलाया जा सकता। उस कांड के लिए मुलायम और शिवपाल को जिम्मेदार ठहराया जाता है। 2 जून 1995 को लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में जो कुछ हुआ था वो एक ऐसी घटना थी जो हमेशा के लिए मुलायम की समाजवादी सियासत के दामन पर दाग बनकर चस्पा हो गई। उस घटना ने बीएसपी नेता मायावती और समाजवादी पार्टी में राजनीति और निजी अदावत की ऐसी शुरुआत की
जिसे हमेशा के लिए खत्म कर पाना नामुमकिन सा हो गया। अगर वो घटना नहीं हुई होती तो यूपी की सियासी दशा और दशा कुछ और होती। बाबरी विध्वंस के बाद एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी समतामूलक समाज बनाएंगे, इस घोषणा पत्र के साथ आए थे। उनके समर्थकों के एक बड़े हिस्से को अफसोस हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के उन्होंने मुलायम सिंह यादव की सरकार को गिराया और वो मुख्यमंत्री बनी। वो अपने बलबूते पे नहीं, जिन वर्गों और वर्ग समूहों को दिन भर लताड़ती थी, दिन भर गाली देती थी, उनके कंधों पे बैठ करके वो मुख्यमंत्री बनी। यद्यपि उनके अपने वर्ग ने उसको सराहा, वो उसके साथ खड़े हुए, लेकिन एक जो प्रगतिशील तबका था, जो विचार के साथ जुड़ना चाहता था, उसको निराशा हुई। जून 1995 में यूपी में पंचायत चुनावों का ऐलान हुआ। इस चुनाव में मुलायम और काशीराम दोनों अपनी अपनी पार्टियों को गांवों से जोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा रहे थे। काशीराम की ओर से मायावती ने पंचायत चुनाव में बीएसपी के विस्तार की कमान संभाली, लेकिन इसी दौरान सपा और बसपा के बीच अहम का टकराव होने लगा। एक दलित महिला बीएसपी के बैनर तले पंचायत चुनाव में नामांकन कराना चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसे लगातार रोक रहे थे। बात मायावती तक पहुंची। दोनों दलों के बीच दरार पैदा होने लगी। बीजेपी ने इसी दौरान एक बड़ा दांव खेला, मायावती को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे दिया। इसके बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल बढ़ गई। 2 जून 1995 को मायावती ने समाजवादी पार्टी से समर्थन वापस लेने का ऐलान किया। उसके कुछ देर बाद लखनऊ के मीराबाई स्टेट गेस्ट हाउस में मायावती ने अपनी पार्टी के विधायकों की मीटिंग बुलाई। मुलायम सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई। नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने मीराबाई स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचकर मायावती को घेर लिया। यहां मायावती कमरा नंबर 1 में रुकी थी। कहते हैं सपा के कुछ बड़े नेताओं के इशारे पर सपा कार्यकर्ताओं ने बीएसपी के कई विधायकों और कार्यकर्ताओं को पीटा। इसके बाद मायावती के कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। मायावती ने अपने आप को बचाने के लिए कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। करीब 9 घंटे अपने ही कमरे में बंधक रहने के बाद कुछ बीजेपी नेता लालजी टंडन के नेतृत्व में पहुंचे और मायावती को सुरक्षित निकाला। इस घटना के बाद से माया और मुलायम के रास्ते अलग हो गए और दोनों दुश्मनी की राह पर चल पड़े। लेकिन इस राजनीतिक रंजिश का पहला खामियाजा मुलायम सिंह को भुगतना पड़ा। उनकी सरकार चली गई। वहीं बीजेपी के समर्थन से मायावती देश की पहली दलित मुख्यमंत्री बनी। यह मुलायम के लिए सबसे बड़ा झटका था। मुलायम सिंह यादव चरण सिंह की शागिर्दी में भी रहे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने का मसला आया और चरण सिंह के राजनीतिक उत्तराधिकार का मसला आया तो अजीत सिंह सामने आए। मुलायम सिंह ने मंजूर नहीं किया, रास्ता अलग कर लिया। बीपी सिंह ने अजीत सिंह पर हाथ रखा, लेकिन मुलायम सिंह ने विधायक दल की बैठक में अजीत सिंह को हरा दिया। वहां से अजीत सिंह और मुलायम सिंह के बीच में एक फांस आई, वहां से मुलायम सिंह और बीपी सिंह के बीच में एक गहरी फांस आई। समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के इरादे से मुलायम ने केंद्र की राजनीति का रुख किया। 1996 में 11वीं लोकसभा के लिए वो मैनपुरी सीट से चुने गए। उस वक्त केंद्र में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी और मुलायम भी सरकार का हिस्सा बने। मुलायम देश के रक्षा मंत्री बनाए गए। हालांकि ये सरकार बहुत लंबे समय तक चली नहीं। इसके बाद वो दौर आया जब मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री बनाने की बात चलने लगी, लेकिन लालू यादव ने उनका खेल बिगाड़ दिया। 1997 में मुलायम के प्रधानमंत्री बनने का सपना
पूरा होने वाला था। वो पीएम पद की दौड़ में सबसे आगे थे। लेकिन कहते हैं लालू प्रसाद यादव और शरद यादव ने उनके इस इरादे पर पानी फेर दिया। एचडी देवगौड़ा की सरकार गिर चुकी थी क्योंकि नए कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने उनसे समर्थन वापस ले लिया था। संयुक्त मोर्चा पूरी शिद्दत से एक नए प्रधानमंत्री की तलाश में जुटा था। देवेगौड़ा बताते हैं मुलायम सिंह यादव का नाम सामने आया, लेकिन दो दूसरे यादव नेताओं ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। लालू और शरद ने मुलायम के सामने दूसरी पंक्ति में खड़े होने से इनकार कर दिया। लालू का विरोध इतना मुखर था कि संयुक्त मोर्चे ने मुलायम को पीएम बनाने से इनकार कर दिया। इस बारे में मुलायम ने कुछ मौकों पर सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने ही कहा था कि वो सिर्फ लालू की बदौलत पीएम नहीं बन पाए थे। मुलायम सिंह यादव के जीवन में 2003 एक बड़ी सौगात लेकर आया। ये वो वक्त था जब यूपी के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को वो जीत नसीब हुई जिससे मुलायम की पार्टी को सियासी संजीवनी मिली। 29 अगस्त 2003 को मुलायम सिंह एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हालांकि ये सरकार 4 साल ही चल पाई। उसके बाद 2007 में विधानसभा चुनाव हुए तो मुलायम सिंह सत्ता से बाहर हो गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की हालत खराब हुई तो मुलायम सिंह ने बड़ा फैसला कर लिया। उन्होंने यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी पर छोटे भाई शिवपाल यादव को बैठा दिया और खुद दिल्ली में पार्टी की राजनीतिक कमान संभाल ली। मुलायम सिंह यादव यूपी से दिल्ली तक समाजवादी पार्टी की सियासी सेहत सुधारते रहे। इसी बीच 2012 के विधानसभा चुनाव आ गए। 2012 में मुलायम सिंह ने अचानक एक फैसला लिया जिसके बाद यूपी समेत समाजवादी पार्टी की सियासत ने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा। मुलायम ने अपने बेटे अखिलेश यादव को रथ लेकर यूपी के चुनावी चक्रव्यूह में सीएम का चेहरा बनाकर उतार दिया। उसके बाद अखिलेश ने अपने पहले कार्यकाल में युवाओं के साथ साथ स्मार्ट सियासत की शुरुआत की। हालांकि अखिलेश के हाथों पार्टी की कमान सौंपने के बाद मुलायम का समाजवादी कुनबा बुरी तरह से बिखरने लगा। अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी की कमान मिलते ही संगठन और यूपी की सियासत ने एक नई करवट ली। 2012 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए अखिलेश ने चुनावी रथ लेकर प्रचार किया। पहली बार समाजवादी पार्टी को 224 सीटें मिली। इस हैरान करने वाले नतीजों के लिए अखिलेश यादव ने बहुत मेहनत की थी। लिहाजा मुलायम ने बेटे अखिलेश को सूबे के सीएम की कुर्सी सौंप दी। यहां से समाजवादी पार्टी में दूसरी पीढ़ी ने दस्तक दी। अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन 2016 में यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले टिकट बंटवारे को लेकर चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव में ठन गई। टकराव सिर्फ घर और पार्टी के अंदर नहीं बल्कि मंचों पर भी महाभारत के रूप में सामने आया। मुलायम सिंह ने शिवपाल यादव का साथ दिया और बेटे अखिलेश के साथ साथ अपने चचेरे भाई राम गोपाल यादव को पार्टी से बाहर करने का ऐलान कर दिया। अखिलेश के हाथ में जब कमान आई तो उन्होंने यूपी में समाजवादी के हाक का दौर शुरू हुआ। पहले यूपी में 2014 लोकसभा में कुछ खासा नहीं किया। फिर 2017 में विधानसभा में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। फिर 2019 में बुआ भतीजे की जोड़ी बनी। कहते हैं मुलायम इन गठबंधनों से खुश नहीं थे। फिर 2022 यूपी विधानसभा से पहले अखिलेश नेताजी के संरक्षण में पहुंचे। नेताजी के दिशा निर्देश पर गठबंधन हुआ, सभी समीकरण बने और अरसे बाद समाजवादी पार्टी को यूपी में अच्छे नतीजे मिले। आज का दिन हम किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे, आपको कहेंगे कि आप भी सुधरो, इन समस्याओं को समझो और जनता के बीच अपनी छय बनाओ। जनता भी जब छय बनेगी तो पार्टी मजबूत हो जाएगी।
और जनता के बीच आपकी छवि खराब तो हमारी पार्टी हारी, अखिलेश की मेहनत बेकार गई, आप लोगों ने वित्त बनकर बैठे, उनकी मेहनत बेकार गई। तो आप कितनी शर्म की बात है। 47 है मेरे, जब गोली चली अयोध्या में, जब कितने जीते, पहले 98 जीते, फिर बाई इलेक्शन हुए उसमें 7 जीते, 105 जीते। यूपी समेत देश की सियासत में मुलायम का अंदाज सबसे जुदा है। उनके राजनीतिक फैसलों पर कुछ विवाद भले ही हो सकते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि जब जब अपनों पर मुसीबत आई तो मुलायम ने हदों के पार जाकर मदद की। मुलायम सिंह की सबसे बड़ी राजनीतिक पहचान यही है कि वो यारों के यार कहलाए, जिसका हाथ थाम लिया किसी भी सूरत में उसे अकेला नहीं छोड़ा। वो राजनीतिक विरोधियों को भी गले लगाने में पीछे नहीं रहे। कल्याण सिंह से लेकर लालू प्रसाद यादव तक और संघ प्रमुख मोहन भागवत से लेकर नरेंद्र मोदी तक, मुलायम ने राजनीतिक मतभेद वाले नेताओं से भी हमेशा आगे बढ़कर हाथ मिलाया। वो न केवल अखाड़े के पहलवान रहे, बल्कि सक्रिय सियासत के महारथी बनकर राजनीति के आसमान पर उभरे। समाजवादी पार्टी के रूप में मुलायम ने यूपी समेत देश की राजनीति को वो आधार दिया जिसका अपना मजबूत जनाधार है।